हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन से। पिछले बार हमने बता दिया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स कैसे करते हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्या होता है। अब हम आज कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन से। फिर इरिगेशन खत्म करने के बाद क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो जानेंगे। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, जैसे कि आपने जाना होगा कि अभी हार्वेस्टिंग का ही सीज़न चल रहा है। लोहड़ी जो फेस्टिवल है, अलग अलग स्टेट में लोहड़ी फेस्टिवल अलग अलग नाम से बनाया जाता है, वो हार्वेस्टिंग के लिए ही बनाया जाता है। फिर हम जानेंगे कि स्टोरेज कहाँ पर हम अपने फूड ग्रेन्स को जो हमने क्रॉप को प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर कहाँ करते हैं वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पानी ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इक्वली वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बताते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन जो होता है वो एक साइंटिफिक तरीका होता है कि कैसे हम पानी देते हैं प्लांट्स को। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं और उसको जानते हैं कि क्या क्या किया जाता है इरिगेशन में। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो पानी जो है वो डेवलपमेंट के लिए एंड ग्रोथ के लिए, जो प्लांट है उसकी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। उसके फ्लावर्स का बढ़ना और उसके फ्रूट्स के बढ़ना, उसकी डेवलपमेंट होना, उसकी ग्रोथ होना, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये हो गया इरिगेशन का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो ऑब्जर्व। तो क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो रूट जो होती हैं प्लांट्स की वो ऑब्जर्व करती हैं पानी को। तो पानी के थ्रू मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो हमने प्लांट्स में डाले होते हैं वो वाटर के थ्रू ही रूट में ऑब्जर्व होते हैं और रूट के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स तक ये मिनरल एंड फर्टिलाइजर पानी के साथ ही पहुँचते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये हो गया सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट इज वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जैसे कि आपने जाना होगा, देखा भी होगा, जब हम सीड डालते हैं तो उसमें मिट्टी को खोदने के बाद, सीड को सो करने के बाद उसमें हल्का सा पानी भी डालते हैं। तो वो होता है जर्मिनेशन प्रोसेस की इनिशियल स्टेज। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो सीड शायद अच्छी तरह ग्रो ना कर पाए, इसीलिए पानी का उस स्टार्टिंग स्टेज पर डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद भी रेगुलर इंटरवल के साथ साथ पानी को प्लांट्स को देते रहना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड का जर्मिनेट करने के लिए पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट मेंशन किया गया है वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने पॉइंट 2 में पहले ही एक्सप्लेन किया था कि रूट के थ्रू जो वाटर होता है वो इनिशियल कंपोनेंट्स जो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर हर पार्ट तक पहुंचे, वो पानी के थ्रू ही पहुंचता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं अपना, तो उसके लिए भी वाटर जो होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम आगे भी जानेंगे, मगर आज शॉर्ट में जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में के थ्रू ही प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सनलाइट आती है और वो प्लांट्स में जब पड़ती है उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है और उससे ही अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं। मैंने पहले ही स्लाइड में आपको डिफाइन किया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर एंड डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और कुछ एनिमल्स भी, कुछ नहीं ऑलमोस्ट बहुत सारे एनिमल्स भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। बस प्लांट्स ही ऐसे ऐसी चीज़ होती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो किस तरीके से खाना बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस में वाटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिया है, वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक पॉइंट जानते हैं, वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो सेकंड पॉइंट को ही ये कंटिन्यू कर रहा है। जैसे उसमें लिखा हुआ था कि रूट के थ्रू जो पानी होता है वो प्लांट्स के हर डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। तो वाटर जो होता है वो डिजॉल्व करता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो भी हम डालते हैं, वाटर जो होता है वो डिसॉल्व करता है। वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी हम प्लांट्स को पहुंचाना चाहते हैं वो वाटर के थ्रू ही प्लांट्स तक पहुंचते हैं। जो भी मिनरल्स या फर्टिलाइजर्स हम प्लांट्स तक पहुंचाना चाहते हैं वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, वाटर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्लियर करता है कि पानी के थ्रू ही डिफरेंट इट वर्क लाइक द ब्लड। जैसे कि ब्लड होता है वो हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक एक जो भी हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो ईच पार्ट तक पहुंचते हैं ह्यूमन बॉडी में, वैसे ही वो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, वैसे ही वाटर जो होता है वो प्लांट्स तक हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर करता है। देयरफॉर सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए रेगुलर इंटरवल इज एसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए पानी का रेगुलर इंटरवल पे कुछ टाइम बाद पानी को देना प्लांट्स को इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है। अगर आप पानी नहीं देंगे कुछ समय तक के लिए भी तो प्लांट्स जो होते हैं वो मुरझाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलर इंटरवल पर कुछ समय बाद हमको प्लांट्स को पानी देते रहना चाहिए।
सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट ए रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्स अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इसमें बताया गया है कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन तो हम पढ़ रहे हैं कि इरिगेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इरिगेशन से क्या क्या होता है, मगर हमें ये नहीं बताया अभी तक कि इरिगेशन होता क्या है। तो इसमें ये जो है डेफिनेशन मेंशन की गई है यहाँ पर, वो बताया गया है अगर रेन के अलावा, रेन तो होती ही है, पानी रेन के थ्रू तो प्लांट्स तक, क्रॉप तक पहुँचता ही पहुँचता है। अगर रेन के अलावा, बरसात के अलावा अगर हम इरीगेट करते हैं फील्ड को आर्टिफिशियली या किसी और अलग मेथड से, नेचुरल रिसोर्सेज से भी, तो भी हम पानी तक क्रॉप वाटर को क्रॉप तक पहुंचाते हैं, तो इसको इरिगेशन बोलते हैं। अगर वो रेन से पहुंचता है तो वो अलग एक डोमेन हो गया, मगर हम अगर इरिगेट कर रहे हैं उसको कहीं से पानी का अरेंज करके कैनाल के थ्रू या रिवर लेक कहीं से अगर पानी पहुंचाते हैं फील्ड तक, तो उसे इरिगेशन कहते हैं। तो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्स अदर देन रेन। यहाँ पर बताया गया है कि रेन के अलावा और कोई सोर्स अगर हम यूज़ करते हैं फील्ड को इरिगेट करने के लिए, फील्ड में पानी पहुँचाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। तो अब जानेंगे कि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करता है। क्यों कितने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें रेगुलर इंटरवल के बाद हमें पानी देते रहना चाहिए प्लांट्स को। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर इंटरवल क्या है, कितना समय बाद हमको दोबारा पानी देना है। तो ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट मेंशन किए गए हैं उससे पता लगाएंगे कि हमें कितने समय बाद अपनी प्लांट्स को, अपने क्रॉप को फिर से दोबारा पानी देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्या नेचर है क्रॉप प्लांट्स का? अगर उसका नेचर कुछ ऐसा है कि वो उस क्रॉप में अगर पानी ज़्यादा चाहिए तो उसको रेगुलर इंटरवल जो होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी पानी सप्लाई करने के लिए उस क्रॉप में ज़्यादा जल्दी होगी। और कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जिनको पानी इतना नहीं चाहिए होता है। तो अगर ऐसी क्रॉप है तो उसको थोड़ा टाइम बाद भी अगर पानी प्रोवाइड करेंगे तो भी वो क्रॉप्स में कोई भी डैमेज नहीं होगा, वो क्रॉप थोड़े ज़्यादा समय तक भी बिन पानी के रह सकती है। सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया है नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का कैसा नेचर है? अगर सॉइल लूमी होगी, अगर सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें कम पानी भी अगर देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाएगी पानी को। मगर अगर सॉइल जो होगी वो जल्दी सूख जाती होगी तो उसमें हमें रेगुलर इंटरवल में जल्दी पानी देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रोज। कौन से सीजन में? मैंने 2 सीजन इनिशियली मेंशन किए थे। पहला सीजन खारिफ सीजन होता है एंड सेकंड सीजन राबी सीजन होता है। तो कौन से सीजन में हम कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें इरिगेशन कितनी जल्दी करना होगा। तो ये 3 पॉइंट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमने जाना था कि क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, कौन सी क्रॉप हम उगा रहे हैं उसमें कितना पानी चाहिए वो भी डिसाइड करता है। तो कौन सी क्रॉप हम सो कर रहे हैं और उसको कितना पानी चाहिए वो डिसाइड करेगा कि हमें कितनी जल्दी इरिगेट करना है अपना फील्ड को। तो सबसे पहला जो मेंशन किया गया है राइस, एग्जाम्पल में सबसे पहला पॉइंट राइस को मेंशन किया गया है। राइस जो होती है वो वाटर ज़्यादा मांगती है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मगर वहीं पर अगर वीट एंड कॉटन की बात करें तो उनको राइस के कंपेरिजन कम वाटर चाहिए होता है, उतना पानी नहीं चाहिए होता है। तो राइस को अगर पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो उसको जल्दी पानी देंगे। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है कि राइस जो होता है उसका जो फील्ड होता है वो पानी से ही भरा होता है। तभी हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था, मैंने इस फार्मर की फ़ोटो दिखा के आपको बताया था कि ये जो फार्मर है वो पैडी क्रॉप को उगा रहा है। पैडी मतलब राइस होता है। तो ये जो फार्मर है इसका फील्ड देख सकते हैं आप कि ये पानी से फिल है, पूरा भरा हुआ है। तो राइस जो होता है वो वाटर ज़्यादा मांगता है, इसीलिए इसके फील्ड जो है वो वाटर से फिल है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि जैसी क्रॉप होगी वैसा ही हमको उसको फील्ड को पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो राइस जो है वो वाटर ज़्यादा मांगती है तो उस फील्ड को ही हमने पानी से भर दिया है। वहीं पर वीट एंड कॉटन जो होती हैं उनको इतना पानी नहीं चाहिए होता है, तो ये कम पानी से भी अपना काम चला सकती हैं। ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें कम पानी भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो सम क्रॉप्स प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर वाइल अदर नीड्स लेस वाटर। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, जैसे कि इसमें ये पूरा लिखा नहीं हुआ है तो लिख सकते हैं आप, नोट्स बनाएंगे अगर आप अपने, तो आप लिख सकते हैं कि सम क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर। कुछ क्रॉप्स जो होती हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसमें एग्जांपल आप राइस का दे सकते हैं। वाइल अदर नीड्स लेस वाटर, उसमें एग्जांपल दे सकते हैं वीट एंड कॉटन का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट कि सॉइल बेस्ड इरिगेशन क्या होती है। सॉइल बेस्ड इरिगेशन में जैसे मैंने ऊपर ही डिफाइन किया था कि हमारी मिट्टी कैसी है, जैसी मिट्टी होगी वैसे ही हमको उसको पानी देना पड़ेगा। अगर मिट्टी पानी होल्ड कर सकती है ज़्यादा समय तक तो हमें पानी बार बार देने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा ज़्यादा इंटरवल के बाद भी पानी देंगे तो भी हमारा जो क्रॉप होगी वो सस्टेन कर पाएगी, वो खड़ी रह पाएगी। मगर अगर मिट्टी ऐसी है कि वो जल्दी से ही पानी खत्म कर देती है या उड़ जाता है उस मिट्टी से पानी, तो हमें उसमें बार बार पानी देना पड़ेगा सो डैट हमारी क्रॉप को कोई खतरा ना हो। तो हमें सेकंड पॉइंट में ये जानना पड़ेगा कि सैंडी सॉइल्स नीड्स मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन ड्यू टू इट्स पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो सैंडी सॉइल, अगर वो मिट्टी सैंडी है तो वहाँ पर वो ज़्यादा समय तक पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, ज़्यादा समय तक उसको पानी रोक नहीं पाएगी। इसके लिए बार बार उसको हमें उस फील्ड को जहाँ पर सैंडी सॉइल है उसको इरीगेट करते रहना पड़ेगा। वहीं पर अगर क्लेई सॉइल होगी, क्ले वाली जो सॉइल होती है, क्ले सॉइल होगी तो उसमें क्या है, वो वाटर को होल्ड कर सकती है, वो वाटर को बहुत समय तक रोक सकती है अपने पास। तो उसमें अगर हम थोड़ा ज़्यादा इंटरवल के बाद भी पानी देंगे फील्ड में तो भी हमारी क्रॉप सस्टेन कर पाएगी, खड़ी रह पाएगी। तो क्ले सॉइल नीड्स लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन ड्यू टू गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है क्ले सॉइल्स जो होती हैं उनको कम
पानी भी चल जाएगा, मगर सैंडी सॉइल को बार बार फ्रिक्वेंटली हमें इरीगेट करना पड़ेगा। जहाँ पर सैंडी सॉइल का फील्ड होगा वहाँ पर हम बार बार जल्दी जल्दी इरीगेट करते रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं सीजन बेस्ड इरीगेशन क्या होता है। तो मैंने 2 सीज़न पहले ही पॉइंट में डिफाइन किया था कि 2 सीजन जो होते हैं, खारिफ सीज़न और राबी सीज़न मेंशन किए थे अपनी पहली वीडियोज़ में। तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स इंक्रीजेज इन समर। तो क्या होता है कि समर में ऐसा होता है कि इवापोरेशन, जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है वो समर में जल्दी जल्दी होने लगता है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लीव्स इंक्रीज, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समर के टाइम पे आपने भी देखा होगा कि आपको पसीना आता है और इवापोरेट भी हो जाता है। वैसे ही प्लांट्स में अगर हम पानी देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी इवापोरेट होने शुरू हो जाता है। तो समर के टाइम पे हमको पानी ज़्यादा देना पड़ता है, विंटर के टाइम पे हमको प्लांट्स को इतना पानी अगर नहीं भी देंगे तो भी वो सस्टेन कर पाएंगे। सो फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द समर टाइम। ठीक है, तो समर के टाइम पे ऐसा होता है कि हमें प्लांट्स को जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जल्दी जल्दी मांगती है। ठीक है, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब हम जानेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी तरीके से हम अपने फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने मेंशन किया है वेल्स। जो वेल्स होते थे, पहले के लोग क्या करते थे कि कुएं से पानी भर के लेके आते थे और अपने फील्ड को इरिगेट करते थे, या वो रिवर से पानी जो होता था उसकी डायरेक्शन चेंज करते थे, रिवर की डायरेक्शन चेंज करते हुए अपने फील्ड तक उसको लेके आते थे उस वाटर को, और उससे अपने फील्ड को इरिगेट करते थे, या टैंक्स यूज़ किया करते थे, या पॉन्ड्स यूज़ किया करते थे, डैम्स या कैनाल्स को यूज़ किया करते थे। ठीक है, मगर ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल तरीके होते थे। पहले के लोग क्या काम करते थे, वो लेक्स यूज़ करते थे, कैनाल्स यूज़ करते थे, या वेल्स यूज़ करते थे। ठीक है, वेल्स मतलब कुएं, लेक्स और कैनाल्स को यूज़ किया जाता था, तो वो अपना फील्ड ऐसे इरिगेट करते थे। मगर मॉडर्न टेक्निक्स क्या क्या आ गई, मॉडर्न तरीके क्या क्या थे इरिगेट करने के फील्ड के, तो यहाँ पर 2 मॉडर्न तरीके मेंशन किए गए हैं। पहला है ड्रिप सिस्टम, दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है। इन दिस सिस्टम्स होल्स इन पाइप्स अलाउ वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजीशन ऑफ द रूट। तो क्या करते हैं कि जहाँ पर आपने अपना पेड़ उगाया है वहाँ पर आप एक पाइप डाल देते हैं और उसमें उस पाइप में थोड़ा सा छेद कर देते हैं, तो उस छेद से क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही पानी जो होता है वो प्लांट्स की रूट तक पहुंचता है। इससे इसका बेनिफिट क्या है, प्लांट्स जो होते हैं उनको एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, वाटर जो होता है वो हमारा वेस्ट नहीं होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो भी उसका रेट भी कम हो जाता है। तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ज़्यादातर वहाँ पर आजकल तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम सब लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, मगर वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल माना जा सकता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो ये एक इसका एडवांटेज है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का, कि जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पर हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इससे पानी की वेस्टेज नहीं होगी, इवेपोरेशन कम होगा, पानी लॉस नहीं होगा, पानी को हम जो बचा हुआ पानी है उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज मैंने बता दिया। तो हम पढ़ लेते हैं। इन दिस सिस्टम होल इन पाइप्स अलाउ वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। तो जो रूट है वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा होता है। पाइप में छेद किए जाते हैं, जब पानी का नल चला दिया जाता है तो पानी जो होता है रूट पे, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंच रहा होता है। तो ये पॉइंट क्लियर कर देता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, इसमें भी लिखा हुआ है कि इससे क्या होता है, इसके एडवांटेज लिखे हुए हैं। वाटर वेस्ट नहीं होता है, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से क्या होता है, पहले जब कैनाल्स वगैरह यूज़ की जाती थी तो उससे क्या होता था, आधे से ज़्यादा पानी जो होता था वो इवेपोरेशन की वजह से उड़ जाया करता था, तो इससे वाटर लॉस होता था। मगर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, जितना अमाउंट में प्लांट्स को पानी मांगता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी उस तक पहुंचेगा, तो वो इवेपोरेशन की वजह से वाटर जो होगा वो लॉस नहीं होगा और वो वाटर सफिशिएंटली यूज़ होगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा वो एक अच्छी जगह यूज़ हो सकता है, कहीं और जगह यूज़ हो सकता है। तो बून फॉर द रीज़न वेयर लेस वाटर इज अवेलेबल। बून मतलब एक वरदान है उस रीज़न के लिए जहाँ पर, बून का मतलब होता है वरदान, उस रीज़न के लिए ये वरदान साबित हो सकता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ पर वरदान साबित हो सकता है जहाँ पर पानी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेकेंड मॉडर्न टेक्निक क्या है, वो सेकेंड मेंशन की गई है, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं, पानी जो होता है वो स्प्रे करते हैं, उसको भी एडुकेट अमाउंट में पानी क्रॉप तक पहुँचे, उसकी वजह से वेस्टेज कम हो, उस वो करने के लिए हम जो है वो स्प्रिंकल करते हैं, पानी को छिड़कते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी मॉडर्न टेक्निक है। अब पढ़ेंगे क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट किससे करना है और क्यों करना है। अब हम ये 5th पॉइंट में जानेंगे। तो हमने पहले 4 पॉइंट को मेंशन किए गए थे, जो भी वो हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड कैसे करते हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैसे लेके आएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं उनको रिप्लेनिश कैसे करते हैं, और इरिगेशन सिस्टम क्या होता है वो जान चुके हैं हम। अब हम जानेंगे कि क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन पॉइंट ए में जैसे मेंशन किया गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट जो कि फार्मर्स जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं, वो वाले प्लांट्स भी उग जाते हैं, तो उनको वीड्स बोलते हैं। तो इसमें मेंशन किया गया है, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप इन ए फील्ड इज कॉल्ड वीड। वीड उन्हें ही बोलते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल क्रॉप होती है उनकी साइड साइड में उग जाते हैं। तो इससे हार्म क्या होता है, इससे हार्म भी जानेंगे।
नीचे मेंशन किए गए हैं, कुछ एग्जांपल में मेंशन किए गए हैं, जैसे पॉइंट 1 में चौलाई बोला गया है और पॉइंट 2 में बथुआ बोला गया है। इससे पहले जो लिखे हुए हैं ये इनके साइंटिफिक नेम है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि वीड क्या होता है और चौलाई और बथुआ कैसे होते हैं, ये आपने अपने घर में देखा ही होगा। तो वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो चौलाई और बथुआ जो होता है वो अनवांटेड प्लांट्स होता है, ये एक्चुअल क्रॉप के साथ साथ उग जाते हैं। तो अब जानते हैं कि वीड्स से हमारी क्रॉप्स को उग रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा हमारी जो क्रॉप है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है फार्मर को, तो उससे फार्मर को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उगने दे रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे या वो एक्चुअल क्रॉप जो होगी उसको हार्म कर रहा होगा, इसीलिए वो ना करे तो हमको वीड्स को जो होता है वो हटाना पड़ता है। तो वीड्स क्या क्या हार्म पहुंचाती है हमारी एक्चुअल क्रॉप को, वो पॉइंट में मेंशन किया गया है। तो पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है दे कंज्यूम ए ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर सनलाइट स्पेस दैट इज अवेलेबल फॉर द क्रॉप प्लांट्स। तो जो भी हमें क्रॉप प्लांट्स को देना था, न्यूट्रिएंट्स देने थे, पानी देना था, सनलाइट देना था, स्पेस प्रोवाइड करनी थी उनको, तो वो क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये छीन लेते हैं, जो एक्चुअल प्लांट होता है उससे ये छीन लेते हैं और उनके पास न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है, सनरेज पहुंच जाती हैं, स्पेस मिल जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करने लगते हैं। जो एक्चुअल क्रॉप होती है वो इतनी जल्दी अच्छी तरीके से नहीं ग्रो कर पाती। तो ये हो गया पहला डिसएडवांटेज, ये उनका जो एक्चुअल क्रॉप होती है उनका जो हिस्से की चीज़ें होती हैं वो छीन लेती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है वीड्स हार्बर पेस्ट। वीड्स क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये पेस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे क्रॉप को क्या हार्म मिलता है, ये हार्म पेस्ट पहली बार क्या होता है ये जानते हैं। तो पेस्ट जो होता है वो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, ये एक्चुअल क्रॉप को हार्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। तो वीड्स की वजह से पेस्ट उनके पास एक्चुअल क्रॉप के पास पहुंचते हैं और एक्चुअल क्रॉप्स को वो डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये हो गया सेकंड इसका डिसएडवांटेज। तो वीड हमारी एक्चुअल क्रॉप के साथ नहीं उगना चाहिए। हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वीड्स जो है वो हमारी एक्चुअल क्रॉप के साथ ना उगे। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कुछ वीड्स जो होते हैं वो खाने के लिए सही नहीं होते, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जो कि पॉइजनस होता है, और जब भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी एक्चुअल क्रॉप के साथ भी मिक्स हो जाता है तो ह्यूमन बींग को भी अफेक्ट कर सकता है, हमारे एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया वीड का थर्ड पॉइंट। अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। तो अब ये जो वीड है वो तो उग तो गई हैं अपने आप ही, अब इनको हटा कैसे सकते हैं, अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें इन वीड्स से, वो जानते हैं। वीड्स को हटाना अपनी एक्चुअल क्रॉप से उसे वीडिंग बोलते हैं। तो वीडिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। तो कुछ मेथड्स मेंशन किए गए हैं इस स्लाइड में कि हम कैसे वीडिंग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमको मेंशन किया गया है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड होते हैं कुछ, या तो हम अपने हाथ यूज़ कर सकते हैं या कुछ हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हम वीडिंग कर सकते हैं। तो वीड में बी पुल्ड आउट विद हैंड और थ्रू प्लोइंग सीड ड्रिल्स हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हो क्या होता है, सीड ड्रिलिंग कैसे कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम जो वीड्स होते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको हटा सकते हैं, प्लोइंग के थ्रू भी हटा सकते हैं, और कुछ फार्मर्स अपने हाथ से ही उनको नोच नोच के हटा देते हैं। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है केमिकल मेथड्स। कौन कौन से केमिकल मेथड्स हैं जिससे कि हम वीडिंग कर सकते हैं। तो वीड किलिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ऑन वीड्स इन द फील्ड टू डिस्ट्रॉय और किल देम। तो क्या करते हैं कि जो वीडीसाइड्स आते हैं, जो स्प्रे आते हैं, वो फील्ड के ऊपर छिड़क देते हैं और जो वीड्स होते हैं उससे बस वो ही खत्म हो जाते हैं। तो ये केमिकल मेथड होता है। एग्जाम्पल भी मेंशन किया गया है यहाँ पर 2,4-डाइक्लोरोफ्लोक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है एक वीडीसाइड है, इससे वीड को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल मेथड। अच्छा, तो हम जब वीडीसाइड को स्प्रे कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इससे वीड्स ही खत्म होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी एक्चुअल क्रॉप के साथ उग गए हैं बस वही खत्म होंगे, हमारी एक्चुअल क्रॉप को कोई हार्म नहीं होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है बायोलॉजिकल मेथड। कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड होते हैं जिससे हम अपनी वीड्स को हटा सकते हैं। तो इंसेक्ट और सम अदर organism that consume and specifically destroy the weed plants are introduced in the crop field. This is called biological control of weeds. तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट को बुलाते हैं या लेके आते हैं, और या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपने फील्ड में छोड़ देते हैं जो कि बस वीड ही खाना पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग उनको वीड को खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं या उनको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे भी ये जो है वो बायोलॉजिकल मेथड है, इससे भी जो वीड्स होते हैं उसको खत्म किया जा सकता है। पहला पॉइंट हमने जान लिया था कि हमें जो क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे कि और किस किस चीज़ों से हमको अपने क्रॉप्स को जो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो पेस्ट से हमको जो अपनी क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़, कुछ बीमारियां होती हैं वो हमारे पेड़ तक ना पहुंच जाए, हमारी जो क्रॉप है वहाँ तक ना पहुंच जाए। यहाँ कुछ पेस्ट होते हैं, पेस्ट मैंने पहले ही बताया था पेस्ट क्या होता है। पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप। पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डैमेज करते हैं या वो अटैक करते हैं हमारी क्रॉप्स को, तो उनसे भी हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि ऐसे कौन से पेस्ट होते हैं जो कि हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। पहले फर्स्ट में मेंशन किया गया है रोडेंट्स रैट्स होते हैं। रैट्स जो होते हैं वो क्रॉप को खा लेते हैं या उसकी जो रूट होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो प्लांट्स जो होता है वो ग्रो ही नहीं कर पाता है ना। और कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा टिड्डे, लोकस अटैक भी होता है, टिड्डी जैसे बोलते हैं टिड्डी दल का अटैक अभी हुआ था
कुछ समय पहले ये न्यूज़ में भी था। तो अगर ऐसा होता है तो उनसे भी हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड। तो इनको खत्म करने के लिए रैट्स या लोकस्ट को जो होते हैं, टिड्डी जो होती हैं, उनको खत्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। रोडेंट्स को खत्म करने के लिए रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं और इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है ताकि हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम हार्वेस्टिंग जानेंगे। अब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग। हमने पहले अपना क्रॉप को उगा लिया, उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया, उसको इरीगेट भी कर लिया, उसको जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब कर चुके हैं। अब वो दिन आ गया जहाँ पर हमको अपनी फसल को काटना है और उसको स्टोर करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोहड़ी का जो त्यौहार होता है वो हार्वेस्टिंग के लिए ही मनाया जाता है। वैसे ही अलग अलग स्टेट में लोहड़ी के अलग अलग नाम होते हैं, वो भी हार्वेस्टिंग के लिए ही, हार्वेस्ट सीजन को ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट्स मेच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब वो बड़ी हो जाती है, क्रॉप्स जो होती हैं वो बड़ी हो जाती है, मेच्योर हो जाती हैं, उनको काटने को ही हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उनको यूज़ करना, उसको पहले कटाई करने को ही हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाप बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की वजह से, थ्रेशिंग से आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चावल होता है उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उसे चाप बोलते हैं। उस कवर को हटाते हैं, फिर जो अंदर जो चावल होता है वो यूज़ करने लायक होता है। तो उस प्रोसेस को, चाप को हटाने को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप को कट करने के बाद हम थ्रेशिंग प्रोसेस करते हैं। तो थ्रेशिंग करने के बाद जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो विनोइंग करा जाता है। उससे क्या करते हैं, हस्क से जो ग्रेन, हस्क जो निकला है उसका जो छिलका है उसको हटा के ग्रेन्स जो चावल को कलेक्ट किया जाता है और फिर जो 7th पॉइंट है उसको स्टोरेज तक लेके जाता है। स्टोर कहाँ करते हैं? स्टोर करने से पहले जो भी हमारी क्रॉप है उसको स्टोर करने से पहले उसको अच्छे तरीके से ड्राई किया जाता है ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगा या उसमें वाटर क्वांटिटी होगी तो क्रॉप के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए देखा होगा आपने कि आपकी मम्मी अगर गेहूँ लेके आती है तो उसको पहले धूप में सुखाती है, फिर जाके उसको स्टोर करती है अपने घर में गोडाउन्स पे या बड़े बड़े ट्रैंक वगैरह जो होते हैं उसमें स्टोर करती है। वो क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि जो मॉइस्चर होता है जो गेहूँ के अंदर, अगर पानी की एक भी ड्रॉप रहेगी तो वो ज़्यादा समय तक गेहूँ स्टोर नहीं रह पाएगा, वो ख़राब होने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप एक बार उसको ड्राई कर लेते हैं, उसको अच्छे से सुखा लेते हैं, 3-4 दिन तक धूप में अच्छे से उसको, उसका जो वाटर क्वांटिटी होती है, उसका जितना भी पानी होता है, अगर वो खत्म हो जाता है और फिर जाके आप उसको स्टोर करते हैं, उस ग्रेन को आप अगर अपनी स्टोरेज जहाँ भी आप स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 3-4-5 साल तक आप उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टोरेज प्रोसेस। ठीक है, ड्राइड फूड ग्रेन्स आर सैक्ड इन ए लार्ज ग्रेनरी। तो बोरियों में भर भर के पहले उनको सुखाते हैं और फिर बोरियों में भर भर के गोडाउन्स में डाल दिए जाते हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक वो ग्रेन्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब जानते हैं, अभी तक हमने अपना पूरा प्रोसेस जान लिया है कि क्रॉप कैसे उगती है और लास्ट में हमने ये भी जान लिया है कि क्रॉप को हमें स्टोर कहाँ करना है। अब हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें 2 प्लांट को क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है, उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो होती हैं उनको एक न्यू प्लांट्स में लेके आया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप। इसमें नई वेराइटी का क्रॉप उगाते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग 2 डिफरेंट वेराइटीज़। जो कि पहले से ही 2 डिफरेंट वेराइटीज़ एग्जिस्ट करती थी, उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो लेके आए और उनसे एक न्यू वैरायटी का क्रॉप को बनाया गया। तो आप जान सकते हैं, जैसे कि ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी मम्मी के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियाँ हैं वो आपने ले ली और आपके पापा के अंदर जितनी भी अच्छी खूबियाँ हैं वो आपने ले ली। तो दोनों की अच्छी अच्छी जो भी खूबियाँ थी वो लेके आपने न्यू वैरायटी का, आपको नया वैराइटीज़, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो एक तरीका होता है जिससे कि नई तरीके का क्रॉप जो होती है वो उगाई जाती है, जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है और उससे न्यू वैराइटीज़ की क्रॉप को उगाया जाता है।